देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रमन और उसका भाई अनिल काफ़ी दिनों के बाद नई दिल्ली से रवाना हुए और एक खंडर की भांति नजर आने वाले राजस्थान में पहुंचे। मिट्टी का जमावड़ा, ऊंचे ऊंचे टीले और रेगिस्तान का खूबसूरत दृश्य उन दोनों के मन को इतना भा रहा था कि वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने सुना था कि राजस्थान में कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर वास्तव में जन्नत मिल जाती है। रमन के हाथ में एक बड़ा सा कैमरा था। उसका भाई अनिल फोटो क्लिक करवाने में बहुत ही ज़्यादा बिजी था। इसी बीच उनकी नज़र एक बोर्ड पर गई जिस पर लिखा हुआ था कोटावाड़ हवेली। रमन उस बोर्ड की तस्वीर क्लिक करने लगा क्योंकि इस छोटे से बोर्ड पर लिखा हुआ ये सब बड़ा ही विचित्र और हॉरर लग रहा था। तभी दोनों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, बस एक बार इस हवेली को देख सके। क्या रमन इस खूंखार हवेली के राज से अनजान था जो उसने अपने कदमों को इसी तरफ मोड़ लिया। उनके पास एक उनकी पर्सनल गाड़ी भी थी। उस तरफ एक बहुत कच्ची सी रोड भी थी जिसके दोनों तरफ घास ही घास नजर आ रहे थे। रमन उस हल्के फुल्के रास्ते पर गाड़ी चलाने लगा और उसे थोड़ा भय भी लग रहा था कि कहीं गाड़ी फिसल ना जाए, क्योंकि उस रास्ते के दोनों तरफ छोटी छोटी गहरी खाई बनी हुई थी। डर तो इस बात का था कि कहीं आराम से चलती हुई गाड़ी फिसल कर खाई में ना गिर जाए, वरना मुसीबतें पहाड़ का रूप ले लेंगी। रमन गाड़ी चला रहा था तो उसका छोटा भाई अनिल बगल वाली सीट पर बैठकर उस अद्भुत नज़ारे को देख रहा था। बारिश के इस मौसम में सब कुछ इतना हरा भरा लग रहा था कि एक पल के लिए तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाएं। राजस्थान इतना खूबसूरत होगा उन्होंने सपने में सोचा तक नहीं था। अभी आपस में दोनों गप्पे लड़ा ही रहे थे कि तभी उन्हें एक आदमी दिखा जिसके हाथ में एक लकड़ी थी और वो अपने पशुओं को एक झील के बगल में चरा रहा था। ये पहला इकलौता आदमी था जो इस वीरान इलाके में मिला था। तभी रमन ने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया और उस आदमी को अपनी तरफ आने को कहा। वहाँ के लोग बाकी बेहद अच्छे होते हैं। तभी वो आदमी रमन के करीब पहुँच गया और बोला, क्या हुआ भाई साहब, आपने मुझे आवाज़ दी थी क्या? तभी रमन ने कहा, भाई साहब ये कोटावाड़ हवेली कहाँ पर है? इस हवेली का नाम सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर मायूसी छा गई। क्या कहा आपने? भाई साहब को पता भी है उस हवेली के अंदर आत्मा रहती है और वहाँ पर कोई नहीं जाता। सुना है उस हवेली में जो भी जाता है वो वापस लौट कर नहीं आया। आज तक जिस किसी इंसान उस हवेली में अपने पैरों को रखने की हिम्मत की उसे सिर्फ यमराज के दर्शन करने को ही मिले हैं। रमन अभी भी एक हल्की सी मुस्कान देते हुए बोला, किंतु भाई साहब मैंने तो आपको सिर्फ इतना पूछा था कि हवेली कहाँ पर है, बस हमें एक बार दूर से ही उस हवेली को देखना है। रमन की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, संतोष नगर से तकरीबन 7 किलोमीटर आगे एक छोटा सा वीरान एरिया है जिसके बगल में कोई नहीं रहता। उसके बीच में मौजूद इस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। अब रमन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो उस आदमी को धन्यवाद कहते हुए बोला, विज्ञान की इस दुनिया में भूतों की कहानियां समाप्त होने वाली है और आप अभी भी प्राचीन काल में जी रहे हैं। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर रमन की बातों का कोई असर नहीं था। उल्टा वो रमन को चिंता भरी नजरों से देख रहा था। तभी रमन बेफिक्र होकर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। दोस्तों, हमारे मन को शांत करना बहुत ही मुश्किल होता है और रमन भी अपने मन को शांत नहीं कर पाया और अपने छोटे भाई अनिल के साथ उस हवेली के दर्शन के लिए निकल गया। अभी भी रास्ता किसी खंडर की भांति प्रतीत हो रहा था और रास्ते के दोनों तरफ लंबे लंबे पेड़ पौधे छाए हुए थे। करीब 20 मिनट चलने के बाद वो संतोष नगर गाँव के पास पहुँच गए। इस गांव के अंदर एक अजीब सा एहसास था। शायद वो कुछ शांति प्रिय था तो कुछ बवाल मचने वाला भी था और ये गांव बाकी जगहों से बड़ा ही अजीब और अविश्वसनीय था। गांव जैसी बिरादरी में इस तरह की शांति होना एक आम बात है, लेकिन अभी तो शाम के 7 ही बजे थे और इतनी जल्दी गांव में सन्नाटे का पसर जाना थोड़ा अजीब लग रहा था। उन दोनों को गाँव से कोई मतलब भी नहीं था तो नज़रअंदाज करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने लगे। उस गांव के करीब से एक छोटा सा पगडंडी वाला रास्ता था जिसके ऊपर से गाड़ी का गुजरना बहुत ही मुश्किल था। लिहाजा उन्होंने अपनी गाड़ी को वहीं उस गांव के अंदर थाम दिया और उसके बाद पैदल यात्रा तय करते हुए उस हवेली की तरफ निकल पड़े। लेकिन वो हवेली करीब 7 किलोमीटर आगे थी। पहली बार जब उन्होंने उस पगडंडी वाले रास्ते पर अपने कदम रखे तो उन्होंने देखा कि इस रास्ते पर सन्नाटे के अलावा बड़े बड़े पेड़ों के सूखे पत्ते इधर से उधर टहलते नजर आ रहे थे और आगे का रास्ता एकदम वीरान और सन्नाटे की चादर से लिपटा हुआ था, जिसके समक्ष छोटी आवाज़ें सिर्फ किसी जानवर के फड़फड़ाने की आवाज़ की भांति ही उन्हें प्रतीत हो रही थी। अनिल ने रमन से कहा, भैया देखो ना कितना सुनसान रास्ता है
और हम लोग तो गाड़ी भी लेकर नहीं आए। गाड़ी तो आसानी से आगे जा सकती थी। लेकिन इसी बीच रमन ने कहा, अरे छोटे, अभी तो हमने सिर्फ थोड़ा सा रास्ता तय किया है, आगे देखो, तुम्हें लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। वहाँ से गाड़ी को निकालना नामुमकिन था। उस घनघोर रास्ते में चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ थे। इसी बीच रमन ने कहा, रुको, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, शायद हम दोनों के अलावा कोई और तीसरा भी है। अनिल थोड़ा सा सहम गया और इसी बीच उन्हें उन पेड़ों के बीच से एक 40 वर्ष के करीब अधबूढ़ा आदमी दिखा। वो आदमी सबसे पहले रमन के करीब पहुंचा और उसने रमन को चेतावनी देते हुए कहा, तुम जिस लक्ष्य को साधने जा रहे हो वहाँ मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बेहतर यही होगा तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। उस आदमी की बातों में सच में बेहद गंभीरता थी, लेकिन उसकी हरकतें किसी पागल इंसान की तरह लग रही थी। और अचानक उछल कूद करना, भागकर जंगलों की लकड़ी को तोड़ देना और पेड़ के ऊपर चढ़ जाना, ये सब हरकतें उसकी एक अलग ही पहचान बना रही थी। रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई साहब, हम तो बस घूमने जा रहे हैं और बस यहीं से टहलकर वापस लौट आएंगे। अनिल रमन के चेहरे को ताकते रह गया और फिर दोनों आगे बढ़ने लगे। अनिल रमन से एक सवाल उठाते हुए बोला, लेकिन भैया, वो आदमी तो बड़ी गंभीरता के साथ इन बातों का वर्णन कर रहा था, फिर आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं? तो इस पर रमन ने हंसते हुए बोला, अरे छोटे, तुम्हें दिख नहीं रहा था वो कितना पागल इंसान था? शायद इस गांव में ये पागल अपने घिनौनी हरकतों से सबको डरा कर रखते हैं, इसलिए उस हवेली के पास कोई नहीं जाता। तभी वो दोनों भाई आपस में मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। फिर तकरीबन 10 मिनट के आसपास चलने के बाद उन्हें उस हवेली की एक छोटी सी झलक दिखी। दरअसल उस अंधेरी रात में करीब 200 फुट की दूरी में फैली हुई उस हवेली की आकृति को देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। उस आदमी ने इस हवेली को संतोष नगर गांव से तकरीबन 7 किलोमीटर बताया था, लेकिन ये हवेली तो तकरीबन 15-20 मिनट के रास्ते के बीच ही नजर आने लगी। उस हवेली के ऊपर लाल कलर की एक बड़ी सी रोशनी लगी हुई थी, जिस वजह से ये हवेली दूर से देखने पर ही डरावनी लग रही थी। लेकिन अभी तक उन दोनों की जिद ने खतरों के आमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया। लगातार वो उस हवेली की ओर बढ़ते रहे और उनको पास से जाकर देखा तो उन्होंने पाया कि एक ऐसी हवेली जिसकी चौड़ाई और लंबाई तो असामान्य थी, लेकिन उसका रंग और रूप उससे भी बेहद डरावना और खौफनाक था। हवेली की बड़ी बड़ी दीवारों पर काले रंग का कुछ लगा हुआ था, यानी कि अब यह हवेली खंडर बन चुकी थी और हवेली के अंदर जाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, क्योंकि दीवारों पर भी कांच लगे थे। लेकिन रमन और अनिल दोनों डेंजर जोन के अंदर पहुंच चुके थे। ये जोन कभी भी उनके शरीर से उनकी आत्मा को अलग कर सकता था। और फिर जो हुआ उसके बाद उन दोनों की जिंदगी ही पलट गई। उस हवेली के उस स्थान पर जहां रमन और उसका भाई अनिल खड़े थे, वहां का एरिया एकदम साफ था। साथ ही उस जगह पर सिर्फ रेतीली मिट्टी का ही एक जमावड़ा था। अभी रमन और अनिल उस हवेली को देख ही रहे थे कि उन्हें एहसास हुआ कि उनके पैरों में कोई चीज़ फंस गई है। जब उन्होंने नीचे देखा तो ये काले काले हाथ थे। सिर्फ कुछ ही क्षण में रमन का शरीर हवा में उठा और हवेली के अंदर पहुंच गया। अनिल जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मदद की पुकार सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किस्मत अच्छी हो तो इंसान मौत को छूकर वापस निकल ही आता है। जब अनिल उन हाथों के चंगुल में फंसा हुआ था तो उसी समय जंगल में मौजूद वो आदमी भागता उनके पास पहुंचा और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए अनिल को तो छोड़ दिया, लेकिन अनिल अपने भाई के लिए चीखता चिल्लाता और रोता रहा। लेकिन अब इसका भाई इस दुनिया में नहीं था। इस पूरी घटना के घट जाने के बाद अनिल को उस गांव में ले जाया गया, जहां से उसे सही सलामत उसके घर पर छोड़ दिया गया। लेकिन जब पुलिस ने उस हवेली में छानबीन करने की कोशिश की तो उसके बाद अनिल के भाई का कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन बाद में उस हवेली की एक खौफनाक सच्चाई उसके सामने आई। दरअसल सालों पहले वहाँ एक राजा निवास करता था और उस राजा को अपने से 10 साल छोटी लड़की से प्रेम हो गया था। वो लड़की भी राजा को काफ़ी पसंद करती थी, लेकिन उस लड़की के इरादों को वो राजा समझ नहीं पाया। मकसद सिर्फ एक ही था, राजा की संपूर्ण संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लेना या उसे हड़प लेना। और उसने ऐसा ही किया। धोखे से उसने राजा को उसी हवेली में ज़मीन में गड़वा दिया और उसके बाद अपने आशिक के साथ आराम से उस हवेली में रहने लगी। लेकिन मरते समय उस राजा के श्राप ने उस पूरी के पूरी जगह को शमशान घाट में बदल दिया। कहते हैं आज उस एरिया में जाने की जो भी हिम्मत करता है उसे वो राजा उसी ज़मीन के अंदर काट देता है। और दोस्तों, हमें किसी स्थान पर जाने से पहले सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए, क्योंकि हम जिस स्थान पर बिना जाने पहचाने जाते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाता है।
खासकर वो लोग जो आज के समय इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते, उनके लिए ये घटना एक सबक साबित हो सकती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।